तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है अर्थात वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, इसके सिद्धांत सहित तथा इसको एग्जाम्पल सहित हम लोग समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध का सिद्धांत आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो संयोजकता बंध जो सिद्धांत है इसको दो वैज्ञानिक ने दिए हैं, तो उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। दो वैज्ञानिक कौन कौन से, एक तो पॉली हो गया, दूसरा क्या हो गया स्लेटर। तो पॉली और स्लेटर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया यह क्या है, दिया गया यह सिद्धांत है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले पूछा जाए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, तो सबसे पहले इसका नियम किसने दिए थे, इसके बारे में हमको पॉली और स्लेटर नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इसके बारे में हमको बताया था, तो इसको आपको लिख देना है। उसके बाद आखिर इस संयोजकता बंध सिद्धांत का आवश्यकता हमको क्यों पड़ा, तो जो उपसहसंयोजक क्या होता है यौगिक होता है, उसकी जो त्रिविम क्या होती है, त्रिविम जो रसायन होता है और क्या होता है चुंबकीय गुण होता है, त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण, उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, इस संयोजकता बंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। क्या बोले हम लोग यहाँ पर, जो उपसहसंयोजक क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है, अब इसकी जो त्रिविम क्या होती है, त्रिविम इसकी जो रसायन होती है उसको लिख देते हैं त्रिविम रसायन, और चुंबकीय गुण, और क्या चुंबकीय गुण इसको भी लिख देते हैं चुंबकीय गुण। इसका क्या किया जाता है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है या फिर इसी से क्या होता है हमको पता चलता है। अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से माध्यम से क्या पता लगाया जाता है, तो जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है उसकी जो त्रिविम रसायन है प्लस उसमें जो चुंबकीय गुण होता है उसका क्या किया जाता है पता लगाया जा सकता है। तो आप इसको भी एक लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब हम लोग इसके वैज्ञानिक को जान चुके, क्या उपयोग है उसको जान चुके, अब हम लोग इसके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 3 पॉइंटों में हमें समझाया है, अपने सिद्धांत दिया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, किसी केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन भी बोल सकते हैं, किसी केंद्रीय धातु परमाणु या फिर किसी केंद्रीय धातु आयन के पास अपने समन्वय संख्या के बराबर ही क्या होते हैं रिक्त कक्षक होते हैं, जिसके संकरण से अबंधित कक्षकों का निर्माण हो जाता है। क्या बोला गया, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कोई भी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, एक क्या है यौगिक है मान लेते हैं, एक क्या है हम लोग मान लेते हैं यौगिक मान लेते हैं। इस प्रकार से ये हम लोग एक क्या मान लिए यौगिक मान लिए। अब इसमें क्या होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर होता है, इसको लिगेंड कहते हैं। ये क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु होता है, चूंकि हमको पता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, किसी केंद्रीय धातु परमाणु या फिर किसी केंद्रीय धातु आयन के पास अपने समन्वय संख्या के बराबर ही क्या होते हैं रिक्त कक्षक होते हैं। अर्थात ये जो हमें केंद्र धातु जो दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी जो क्या होती है समन्वय संख्या होती है और उसी के बराबर ही इसके पास क्या होता है रिक्त कक्षक होता है। तो जिसके संकरण से क्या होता है अबंधित कक्षकों का निर्माण यहाँ पर होता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसमें इसमें पॉली और स्लेटर नामक जो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या बताया हमको, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसकी समन्वय संख्या जितनी होती है उतनी ही इसमें क्या होती है रिक्त कक्षक उपस्थित होती है। क्या होती है इसमें रिक्त कक्षक यहाँ पर उपस्थित होता है और इसके संकरण के पश्चात अबंधित कक्षकों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अर्थात यदि समन्वय संख्या 2 है तो इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, इसमें कौन सा यहाँ पर संकरण पाया जाएगा sp संकरण।
अगर समन्वय संख्या 4 है तो इसमें sp3 संकरण इस प्रकार से पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। आशा करता हूं आपको ये जो पहला नियम है आसानी से क्लियर हो गया होगा। आप इसको भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं इसका नियम। तो दूसरा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षा। अब क्या बोला गया, ध्यान देंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडो से भरे हुए कक्षकों के साथ, अर्थात लिगेंडो से भरे हुए जो कक्षक होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, अतिवापन करते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, सिग्मा बंध का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जिसे उप सहसंयोजक बंध यहाँ पर कह दिया जाता है। अब इसमें क्या बोला गया, ध्यान देंगे, इसमें क्या बोला गया, जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक होते हैं, इसके पास जो रिक्त संकरित कक्षक होते हैं वह लिगैंड के भरे हुए कक्षक, अर्थात लिगैंड से भरे हुए कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, उसके साथ मिलाप करते हैं। तो क्या होता है, जिससे सिग्मा बंध का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, सिग्मा बंध बनता है, जिसे उप सहसंयोजक बंध यहाँ पर कहते हैं। आशा करता हूँ आपको दूसरा सिद्धांत भी क्लियर हो गया होगा। क्या बोला कि इसमें कुछ नहीं है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त क्या होते हैं, संकरित कक्षक होते हैं, इसके जो रिक्त संकरित कक्षक होते हैं वह लिगैंड के पास जो पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन के पश्चात सिग्मा बंध का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं, और इसी बंध को ही क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध यहाँ पर कहते हैं। तो दूसरा सिद्धांत भी आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा इसका सिद्धांत देख लेते हैं। तो तीसरा जस्ट है ये जो दूसरा वाला सिद्धांत है, इससे क्या है, अपोजिट है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक था, इसमें भरा हुआ कक्षक होगा, इसमें लिगैंड के भरे हुए कक्षक थे, इसमें लिगैंड के रिक्त कक्षक होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगैंडों के रिक्त कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो पाई बंध बनता है, तो पाई बंध का निर्माण होता है। लेकिन इसकी जो संभावना है वह बहुत ही कम होती है, अर्थात ये वाला जो क्रिया है वह बहुत ही यहाँ पर कम होता है। देख सकते हैं, कंपेयर करके समझ लेते हैं। इसमें दूसरे सिद्धांत में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक, देख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और उप सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। जबकि ध्यान देंगे, तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया पॉली और स्लेटर ने, उसमें क्या बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, इसमें क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक था, इसका रिक्त कक्षक था, जबकि तीसरे सिद्धांत में भरे हुए कक्षक हो गया। उसके बाद इसमें लिगैंड का भरे हुए कक्षक था, इसमें लिगैंड के रिक्त कक्षक के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। इसमें क्या होता था, जो केंद्रीय धातु था उसमें रिक्त था और लिगैंड भरा हुआ और अतिव्यापन कराता था, जबकि इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय धातु है वो भरे हुए हैं और जो लिगैंड है वह रिक्त कक्षक है, तो आपस में क्या होता है, अतिव्यापन होता है, तो पाई बंध का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। लेकिन ये वाला जो क्रिया है, ये जो यहाँ पर आपको तीसरा जो इसका नियम है, यह अर्थात क्या होता है, बहुत कम ही आपको देखने को मिलता है, या फिर ये इसकी जो संभावना होती है होने की वह बहुत ही कम होती है। आशा करता हूं कि आपको आज की इस प्यारे से टॉपिक में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत आसानी से क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, आपको ये जो टॉपिक है आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। अगर आपको ये जो टॉपिक है थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।